नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे फॉरेन मेल्स में से वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 7 हमारा सिलेबस में नहीं है। तो सेक्शन 8 पढ़ेंगे हम, जो कि है वैल्यू पेबल एंड सीओडी सर्विस। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पेबल और सीओडी सर्विस के बारे में। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। वैल्यू पेबल एंड सीओडी सर्विस इज सस्पेंडेड एक्सेप्ट बर्मा। तो जो वैल्यू पेबल और सीओडी सर्विसेज है वो सस्पेंडेड है एक्सेप्ट बर्मा। बर्मा के अलावा सिर्फ बर्मा के साथ ही ये वहाँ पे ही दिए जा सकते हैं और वहाँ से लिए जा सकते हैं। तो अगला है यहाँ पे हमारा जो पहला क्लॉज है आज का, वो है फॉरेन वैल्यू पेबल लेटर्स एंड वैल्यू पेबल्स एंड सीओडी पार्सल। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पेबल लेटर्स एंड वैल्यू पेबल एंड सीओडी लेटर्स। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लेटर पोस्ट एंड पार्सल कैन बी एक्सचेंज अंडर वैल्यू पेबल सिस्टम विद सर्टेन कंट्रीज। जो लेटर पोस्ट और पार्सल्स है वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं अंडर वैल्यू पेबल सिस्टम विद सर्टेन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वो कुछ कंट्रीज़ में बर्मा है। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है फॉरेन पार्सल में बी सेंट अंडर सीओडी। जो फॉरेन पार्सल है उसे कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, पर जो लेटर पोस्ट है उसे वैल्यू पेबल माध्यम से ही भेजा जा सकता है। तो अगला है हमारे पास तीसरा पॉइंट इसमें, वैल्यू पेबल पार्सल्स जो होंगे और वैल्यू पेबल और सीओडी पार्सल्स जो होंगे उसमें जो वैल्यू पेबल पार्सल के अमाउंट होगा वो पेबल होगा एड्रेसी के द्वारा। तो जो वैल्यू पेबल अमाउंट होगा वो पेबल होगा सीओ एड्रेसी के द्वारा, है ना। और जो सीओडी की फ़ीस होगी, कैश ऑन डिलीवरी की जो फ़ीस होगी वो प्रीपेड की जाएगी सेंडर के द्वारा स्टैम्प्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो वैल्यू पेबल अमाउंट होगा वो पे किया जाएगा एड्रेसी के द्वारा, और सीओडी फीस होगी वो स्टैम्प्स के द्वारा सेंडर के द्वारा प्रीपेड होगी, है ना। स्टैम्प्स के रूप में सेंडर के द्वारा प्रीपेड होगी। तो आगे है हमारा कंडीशंस, इसके रूप में इसकी कंडीशंस क्या रहेगी वैल्यू पेबल और सीओडी के लिए। तो सबसे पहले है ऑल फॉरेन वैल्यू पेबल लेटर्स पोस्ट आइटम्स वैल्यू पेबल सीओडी पार्सल्स। ठीक है दोस्तों, सभी वैल्यू पेबल लेटर पोस्ट या फिर वैल्यू पेबल सीओडी पार्सल्स में अलाउड नहीं है ना। इनके अंतर्गत सीओडी और वैल्यू पेबल के अंतर्गत अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं? प्रोहिबिटेड आइटम्स अलाउड नहीं है। प्रोहिबिटेड आइटम्स को आप वैल्यू पेबल आर्टिकल में नहीं भेज सकते या फिर सीओडी पार्सल में नहीं भेज सकते। प्लस इनके अलावा क्या नहीं भेज सकते? आप कूपन्स नहीं भेज सकते हैं, टिकट्स नहीं भेज सकते हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं भेज सकते, और अपना विज्ञापन नहीं भेज सकते, यानी कि एड्स, जो कि स्नोबॉल सिस्टम क्रिएट करता है। तो ये था हमारा प्रोहिबिटेड कि क्या क्या नहीं भेज सकते, ये पहली कंडीशंस में। और आगे चलते हैं, और इसी में एक और कंडीशन है फ्रॉम मेकअप, है ना, इनकी पैकिंग प्रोहिबिशन, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगी सेम एज लेटर पोस्ट एंड फॉरेन पार्सल्स। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अलग अलग है, एक मेकअप, फिर प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए कोई भी अलग नहीं होगी, वो सेम होगी जैसे लेटर पोस्ट और फॉरेन पार्सल्स के लिए होती थी। तो आप एक बार फिर से आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, लेटर पोस्ट और फॉरेन पार्सल्स के लिए क्या कंडीशंस रहती थी। इसमें नंबर 2 पॉइंट है प्रेजेंटेड एट पीओ। पोस्ट ऑफिस में ये प्रेजेंटेड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म होना चाहिए आपका, है ना, जिसमें कि आपका स्पेसिफाई अमाउंट जो कि दिया जाएगा रिमिटर के द्वारा, यानी कि सेंडर के द्वारा जो दिया जाएगा स्पेसिफाई अमाउंट, वो लिखा हुआ होना चाहिए। फिल्ड बाय इंक, इंक से लिखा हुआ होना चाहिए, जैसा कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं। ये जो लिखा हुआ होना चाहिए वो पेंसिल से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला है बोनाफाइड ऑर्डर। ये जो होना चाहिए आपका वो बोनाफाइड ऑर्डर में होना चाहिए, जैसा कि हमने क्लॉज 181 में भी पढ़ा था कि ये बोनाफाइड ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि एक ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए सब कुछ। जैसे कि आप देखेंगे अगर पीओ गाइड 1 का 181 जो है हमारा स्पेशल एक्नॉलेजमेंट का क्लॉज, तो उसमें देखेंगे फ्री ऑफ चार्ज सबसे पहले, है ना। फिर साइंड बाय एड्रेस ही होना चाहिए, वो सेंडर में हिमसेल्फ फिल अप फॉर्म कुछ ऐसा है, फिर वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो अगला है इसमें सेंडर मस्ट राइट ऑन फेस ऑफ आर्टिकल। सेंडर को जो है फेस ऑफ आर्टिकल के फेस में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, यानी कि फेस वाले साइड पे, उसमें अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे वीपी लिखा हुआ होना चाहिए, वैल्यू पेबल, और
वैल्यूपेबल सीओडी पार्सल ग्रेट ब्रिटेन, अगर है ना वैल्यूपेबल सीओडी पार्सल्स है ना लिखा होना चाहिए किसके लिए, ग्रेट ब्रिटेन के लिए, नीदर एन आयरलैंड के लिए या फिर मलेशिया के लिए अगर भेजते हैं तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए रिम्बर्समेंट, जिसका मतलब होता है फ्री प्रीपेड बाय स्टैम्प्स। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा हुआ होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। जो अमाउंट ऑफ रेमिटेंस है यानी कि जो सेंडर के द्वारा रेमिटेंस के द्वारा अमाउंट दिया जाएगा वो फिगर एंड वर्ड्स दोनों में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी। और अगला है यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो है इसमें लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, सेंडर के द्वारा क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए फेस में। अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे हमने देखा क्या लिखा होना चाहिए, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, सेंडर का नाम और उसका पता, और मे बी इंडिकेटेड बाय क्लियर इम्प्रेशन ऑफ स्टैम्प्स, है ना। और जो क्लियर इम्प्रेशन है स्टैम्प्स की वो इंडिकेट होनी चाहिए कहाँ पे, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्लॉज कंडीशंस का। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि हमने कंडीशंस देखी थी, सेंडर मस्ट राइट ऑन आर्टिकल, सेंडर को आर्टिकल के फेस में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। अब हम देखेंगे चार्जेस पेएबल, क्या क्या चार्जेस पेएबल होंगे इसमें। लेटर पोस्ट एंड पार्सल, सबसे पहले देख लेते हैं। लेटर पोस्ट एंड पार्सल में बेसिक पोस्टेज देना होगा, रजिस्टर्ड चार्जेस देना होगा, एयर मेल से भेजा जाता है तो एयर मेल चार्जेस, है ना, प्लस पोस्टिंग फीस प्लस फीस देनी होगी इन केस ऑफ वैल्यू पेएबल पार्सल सेंट ऑन सीओडी। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ की फ़ीस देनी होगी, सीओडी फीस देनी होगी, कैश ऑन डिलीवरी फीस, जो कि अगर उस केस में अगर आप वो जो वैल्यूपेबल पार्सल है आपका उसे सीओडी के रूप में भेजते हैं, जो कि आपको रिफंड नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है दोस्तों, सीओडी की फ़ीस। तो ये था चार्जेस पेएबल। हम आगे देखते हैं डिलीवरी फीस। सबसे पहले अब डिलीवरी फीस इज़ ऑल्सो पेएबल बाय एड्रेसी, जो डिलीवरी फीस है वो ऑल्सो पेएबल बाय एड्रेसी है ना, ऑफ इनवर्ड वैल्यू पेएबल पोस्ट, किस में, इनवर्ड वैल्यू पेएबल लेटर पोस्ट में। ठीक है दोस्तों, जो डिलीवरी फीस होगी वो पे की जाएगी एड्रेसी के द्वारा, और वैल्यू पेएबल पार्सल ऑन सीओडी। ठीक है दोस्तों, लेटर पोस्ट एंड तो ये किसके द्वारा दी जाएगी, किसमें, इनवर्ड वैल्यू पेएबल लेटर में, वैल्यू पेएबल पार्सल में, या फिर वैल्यू पेएबल पार्सल ऑन सीओडी, उसमें जो डिलीवरी फीस होगी वो दी जाएगी एड्रेसी के द्वारा ही। ठीक है दोस्तों, और अगली हमारी यहाँ पे है तीसरे नंबर पे, इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, अगर नॉन डिलीवरी हो जाती है यानी कि आपने भेजा पर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई तो वैल्यू पेएबल पार्सल एक्सचेंज अंडर सीओडी, है ना, तो वो एक्सचेंज अंडर सीओडी फ्रॉम इंडिया, अगर वो इंडिया के एक्सचेंज हुआ है सीओडी के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो उसे रिफंड किया जाएगा ऑन एप्लीकेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, यानी कि जिस देश में आपने भेजा था वो, है ना, तो उसे रिफंड हो जाएगा। सिर्फ इसमें सीओडी रिफंड नहीं होता है, सीओडी फीस रिफंड नहीं होती है, जो कि हमने देखा था। वैल्यू पेएबल पार्सल की जो भी अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा। चौथे नंबर पे है सबसे पहले वैल्यू पेएबल लेटर्स एंड पार्सल रिसीव्ड फॉर इंडिया, ऐसे वैल्यू पेएबल पार्सल और लेटर्स जो कि रिसीव्ड हुए हैं इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या देखेंगे हम सबसे पहले, फॉलोइंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी, तो जो भी अमाउंट्स हैं वैल्यू पेएबल पार्सल के वो रिकवर किससे किए जाएंगे, एड्रेसी से, यहाँ पे भी। और कौन कौन से वो अमाउंट रहेंगे, वो रहेंगे सबसे पहले अमाउंट स्पेसिफाइड टू बी रिमिटेड टू सेंडर। ठीक है दोस्तों, जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया था रिमिटर के द्वारा सेंडर के लिए, सबसे पहले वो, यानी कि सीओडी के केस में है ये, कि कितना रुपए जो रिमिटर के द्वारा किया गया था बुक सेंडर ने देना है, वो अमाउंट देना होगा उसे सेंडर को। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे क्या देना होगा, डिलीवरी फीस देनी होगी, डिलीवरी चार्जेस देने होंगे, और आगे है इंश्योरेंस फीस देनी होगी, अगर कोई इंश्योरेंस करवाया गया है तो इंश्योरेंस फीस देनी होगी, और आगे है एडिशनल फीस ऑन। ठीक है दोस्तों, एडिशनल फीस देनी होगी यहाँ पे इन केस ऑफ इनवर्ड वैल्यू पेएबल पार्सल सेंट ऑन सीओडी, अगर आपका जो किस केस में देनी होगी एडिशनल फीस,
अगर आपका जो इनवर्ड वैल्यू पेबल पार्सल है वो दिया गया है, जो उसे भेजा गया है COD में, ठीक है दोस्तों, फिर रिकवर की जाएगी फीस, है ना। 1 to 3 विल रिकवर्ड। आगे है अमाउंट ड्यू। अगर अमाउंट ड्यू है रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी, अगर कोई अमाउंट ड्यू है, चार्जेस ड्यू है, पोस्टेज वगैरह, तो वो भी एड्रेसी से रिकवर किए जाएंगे। पेमेंट टू सेंडर विल बी रिमिटेड बाय एमओ। जो COD की पेमेंट है वो सेंडर को भेजी जाएगी। वो कैसे भेजी जाएगी? एमओ के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा या EMO के द्वारा भेजी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था। इसमें नोट करने वाली बात क्या है? वैल्यू पेबल पार्सल कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑल्टर, ठीक है दोस्तों। वैल्यू पेबल जो पार्सल है उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट यमन, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है दोस्तों। बर्मा के लिए किया जा सकता है, श्रीलंका और यमन के लिए किया जा सकता है। ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे वैल्यू पेबल आर्टिकल्स जो है वो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं या फिर ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा लिमिट ऑफ वेट, ठीक है दोस्तों। लिमिट ऑफ वेट है जो वैल्यू पेबल पार्सल्स की, वो श्रीलंका के लिए है, वो 90 ग्राम्स है, ठीक है दोस्तों। 900 ग्राम्स तक आप वैल्यू पेबल पार्सल जो है पैकेट है वो श्रीलंका को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 177 इंश्योरेंस ऑफ वैल्यू पेबल पार्सल, ठीक है दोस्तों। इंश्योरेंस वैल्यू पेबल पार्सल की करनी पड़ेगी या कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं। वैल्यू पेबल पार्सल, लेटर, वैल्यू पेबल पार्सल, COD पार्सल, ठीक है दोस्तों। उन तीनों के लिए इंश्योरेंस वैल्यू नेवर एक्सीड रियल वैल्यू। तो जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो कभी भी रियल वैल्यू से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए वैल्यू पेबल पार्सल में आपका 1000 रुपये का सामान भेजा जा रहा है, तो उसकी 1000 रुपये से ज़्यादा की इंश्योरेंस नहीं करवाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड, both outward and inward articles compulsorily insured when recover amount is more than ₹100 और $5, ठीक है दोस्तों, ये डॉलर है। तो दोस्तों जब दोनों में इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, चाहे आपका आर्टिकल आप रिसीव करोगे, इंडिया में रिसीव होगा या फिर इंडिया से बाहर भेजा जाएगा, कंपल्सरली इंश्योर्ड है जब कि रिकवरी अमाउंट जो है वो $100 से ज़्यादा या फिर $5 से ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे है इसमें इफ़ अनइंश्योर्ड, अगर आपका जो फॉरेन वैल्यू पेबल लेटर है वो अनइंश्योर्ड है या फिर आपका पार्सल या फिर COD पार्सल वो अनइंश्योर्ड है, अमाउंट ऑफ रिकवरी जो है वो मोर देन ₹100 और £5 से ज़्यादा है, $5 से ज़्यादा है, तो क्या किया जाएगा? तो उन्हें भेजा जाएगा फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन, ठीक है दोस्तों। जो उसकी डेस्टिनेशन कंट्री है जहाँ पे उसका एड्रेस है वहाँ पे उसे भेजा जाएगा, पर बाय इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, जो इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है उसके द्वारा भेजा जाएगा। एड इंश्योर्ड आर्टिकल, किसके रूप में भेजा जाएगा? इंश्योर्ड आर्टिकल्स के रूप में भेजा जाएगा। और डिलीवर टू एड्रेस, है ना, एड्रेस को डिलीवरी, एड्रेस ही जो है उन्हें डिलीवरी की जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फीस। अगर आपका, जैसे हमने पढ़ा, इन केस ऑफ अगर आपका जो अनइंश्योर्ड पार्सल पाए जाते हैं जिसकी रिकवरी अमाउंट ₹100 से ज़्यादा या फिर $5 से ज़्यादा, £5 से ज़्यादा होनी थी, तो ऐसे वैल्यू पेबल लेटर, वैल्यू पेबल पार्सल या फिर वैल्यू पेबल जो COD पार्सल्स है उनको भेजा जाएगा कंट्री में और इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में। पर जो एड्रेस ही है उनसे जितनी भी फीसेस उनको उनसे ली जाएगी, डिलीवरी फीसेस, उन सभी के साथ इंश्योरेंस फीस भी ली जाएगी, उसके बाद ही डिलीवर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं 178 पे अदर रूल्स, इनलैंड वैल्यू पेबल आर्टिकल्स, क्लॉज 123D। तो जो वैल्यू पेबल, इनलैंड वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के लिए जो रूल्स है वही अदर रूल्स इसमें भी लागू होंगे फॉरेन वैल्यू पेबल आर्टिकल्स में, ठीक है दोस्तों। वो रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे? क्लॉज नंबर 123 के D में, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे पढ़ना है आपको? PO गाइड 1 वाले सेक्शन में, क्लॉज नंबर 123 PO गाइड 1 और उसके D सेक्शन में, अदर रूल्स में। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 9 की तरफ, जो कि है हमारा कस्टम कंट्रोल। और कस्टम कंट्रोल उसका सेक्शन A जनरल, ठीक है दोस्तों, कि जनरली कस्टम कैसे कंट्रोल करता है, जो कस्टम कंट्रोल होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, कस्टम
कस्टम अथॉरिटी जो होती है, कस्टम कंट्रोल होता है, वो होता है जो एक देश से दूसरे देश के लिए जब कोई सामान जाता है या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम्स जाती है तो उन पे जो ड्यूटीज़ वगैरह कस्टम एक्सरसाइज होती है, उसका जो एग्जामिनेशन करते हैं उसका, वो संस्था होती है। आगे देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले है 179 क्लॉज नंबर, नेचर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय कस्टम। कस्टम विभाग द्वारा नियंत्रण प्रक्रिया या फिर प्रकृति। ऑल पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया, जितने भी पोस्टल आर्टिकल इंडिया से पोस्ट किए जाते हैं, है ना, या फिर इंडिया को पोस्ट किए जाते हैं, फॉर प्लेस्ड बियॉन्ड लिमिट ऑफ इंडिया, है ना, ऐसी जगहों के लिए जो कि इंडिया की लिमिट से बाहर है ना, बियॉन्ड लिमिट ऑफ इंडिया, और बाय आर कंट्रोल, है ना, इंडियन कस्टम अथॉरिटी, जो कि इंडिया की, ऐसे सभी पोस्टल आर्टिकल जो कि इंडिया के लिए पोस्टेड किए जाते हैं और जो है बियॉन्ड लिमिटेड ऑफ इंडिया, लिमिट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की लिमिट्स में है ना, और बाय कंट्रोल ऑफ इंडियन कस्टम अथॉरिटी, है ना, वो सभी इंडियन कस्टम अथॉरिटी के कंट्रोल में आते हैं, जो कि हम देखते हैं इंडियन कस्टम एक्ट 1962 के अंतर्गत। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी शामिल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, किसमें, इंडियन कस्टम एक्ट 1962 में। ठीक है दोस्तों, तो उसे भी हम देखेंगे। आगे है हमारा, अभी हमने देखा था जनरल, क्या नेचर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय कस्टम, कैसे कि उनका नेचर क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है, तो कहाँ कहाँ जो कस्टम है वो यूज़ होता है। जितनी भी प्लेसेस इंडिया की लिमिट के अंदर आते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है इंडियन कस्टम अथॉरिटी के द्वारा। ये फॉरेन आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, जो इनलैंड आर्टिकल्स हैं उनमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होता है। तो यहाँ पे है 180 क्लॉज में, पॉइंट एट विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज, वह बिंदु जिस पर नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वह बिंदु जिस पर नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, किसके नियंत्रण का, कस्टम कंट्रोल। एंट्री और एग्जिट फ्रॉम कंट्री, ठीक है दोस्तों, या फिर इस देश में यानी कि इंडिया में एंट्री करता है कोई पोस्टल आपका पोस्टल कोई भी आर्टिकल या फिर पोस्टल पार्सल, है ना, वो अगर आपके इंडिया में एंट्री करता है या फिर इंडिया से एग्जिट करता है, उस पर कंट्रोल करता है कस्टम, है ना। डिटेंशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, है ना, कि डिटेंशन जो होता है पोस्टल आर्टिकल्स का, उस पर ओपनिंग फॉर एग्जामिनेशन, इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये सभी कार्य जो है वो किए जाते हैं कस्टम कंट्रोल के द्वारा। कहाँ पे किया जाता है ये, फॉरेन पीओ और सब फॉरेन पीओ में, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं उन पे। ठीक है दोस्तों, जो कि कस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। ऑफिस एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, ऑफिसर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, जो ऑफिसर है जो एक्सरसाइज करेगा, है ना, एक्सरसाइज जो वो चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, उसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन होता है, ऑफिसर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, वो कस्टम डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम डिपार्टमेंट्स डिसीजन। ठीक है दोस्तों, जो वो एक्सरसाइज कंट्रोल करेगा, वो सारी प्रक्रिया कंट्रोल करेगा, हमने देखा वो कौन होगा, वो एक ऑफिसर होगा कस्टम डिपार्टमेंट से, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर कंट्रोल करेगा वो सारी प्रक्रिया। आगे है इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम डिपार्टमेंट्स डिसीजन, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कस्टम डिपार्टमेंट के डिसीजन का विरोध नहीं करेगा, है ना, वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑल कम्युनिकेशन कंसर्निंग कस्टम ड्यूटी अदर इशू एड्रेस टू कस्टम अथॉरिटी, जितने भी कम्युनिकेशंस है कंसर्निंग है ना, कस्टम ड्यूटी के लिए, कस्टम ड्यूटी के विषय में जितने भी कम्युनिकेशन है वो अदर इशूड एड्रेस्ड टू कस्टम अथॉरिटी, वो सभी किसके कंट्रोल में है, वो कस्टम अथॉरिटी के कंट्रोल में। ठीक है दोस्तों, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे है पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, ऑफिस एट एफपीओ और एसपीओ, जो पोस्टल अप्रेजर होता है और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर होते हैं वो ऑफिस और एट एफपीओ फॉरेन पोस्टल ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्टल ऑफिस। तो दोस्तों ये था हमारा इससे पहले का ए सेक्शन जो कि जनरल सेक्शन था उसका मतलब। तो अब हम देखते हैं बी सेक्शन, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी।
तो सबसे पहले है इसमें 181 डिक्लेरेशन। ठीक है दोस्तों, जब भी आपने जितने भी फॉरेन मेल्स के अभी तक हमने लेक्चर्स देखे हैं, सभी में अगर आप कोई भी फॉरेन मेल भेजते हो तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार से जब आप एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ करते हो तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन ज़रूरी होता है। और इसमें डिक्लेरेशन में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। आउटवर्ड आर्टिकल्स, कोई भी आउटवर्ड आर्टिकल है, यानी कि इंडिया से बाहर कोई भी आर्टिकल आप भेजते हो तो उसके लिए कस्टम डिक्लेरेशन ज़रूरी है, जैसा कि हम कह रहे थे। और ये पीपी फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट है इफ़ नॉट प्रेजेंटेड, अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया है या फिर इनकम्प्लीट प्रेजेंट किया है कस्टम डिक्लेरेशन को या फिर पीपी फॉर्म को, ठीक है दोस्तों, दोनों में से किसी को भी, तो उसे क्या किया जाएगा, आर्टिकल को डिटेन किया जाएगा या फिर आरटीएस किया जाएगा, यानी कि या फिर रख दिया जाएगा, उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, मौका दिया जाएगा उसे कंप्लीट करने का, या फिर उसे रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा कि आप दोबारा से कंप्लीट कीजिए और फिर भेजिए। तो ये था हमारा डिक्लेरेशन। अगला है हमारा आर्टिकल लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। ऐसे आर्टिकल्स जो कि लायबल है, यानी कि जिन पर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। हिंदी में भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है हमने, आर्टिकल्स जिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी होती है। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन से क्या होता है उनके साथ। डिटेन एट आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जहाँ से मेल्स को भेजा जाता है विदेशों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे उन्हें रखा जाएगा। सेंडर आर इन्फॉर्म्ड बाय कस्टम डिपार्टमेंट, जो सेंडर है उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट, क्योंकि जब आपका आउटवर्ड आर्टिकल जा रहा है, अगर उसमें कस्टम ड्यूटी लगनी है तो उसके लिए सेंडर को इन्फॉर्म किया जाएगा टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटी, यानी कि उनसे सेंडर से कस्टम ड्यूटी यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट की बात हो रही है, भेजने की बाहर भेजने की, तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। जब इंपोर्ट होता है यानी कि आर्टिकल आता है तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए सेंडर से उसे इन्फॉर्म किया जाएगा, सेंडर को, आफ्टर क्लियरेंस। जब वो एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियर हो जाएगी उसके बाद उसे ट्रांसमिशन में डाल दिया जाएगा, यानी कि जो भी उसका रूट होगा, या फिर अगर वो बाय एयर भेजना होगा तो बाय एयर उसे ट्रांसमिशन किया जाएगा उसका, अगर बाय सरफेस यानी कि बाय सरफेस जाएगा, या फिर बाय सी जाएगा तो बाय सी से जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी उसका ट्रांसमिशन का मोड होगा तो उसे फिर ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, जब सेंडर कर देगा। तो अगला हमारा है यहाँ पे क्लॉज 183, आर्टिकल सेंट बाय सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, यह है अगर आर्टिकल्स जो है उन्हें भेजा जाता है सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी, तो हम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। अंडर सेक्शन 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, कैसे भेजा जाएगा उन्हें, अंडर सेक्शन ऑफ 75। ठीक है दोस्तों, ये पूछा भी जा सकता है आपके से, अंडर सेक्शन 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 के रूप में भेजा जाएगा। और अगला है प्रोसीजर अप्लाई टू एनी पार्सल पोस्ट फ्रॉम इंटीरियर प्लेस वेयर देयर इज़ नो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है ये अप्लाई कहाँ पे होता है, ऐसे इंटीरियर प्लेस में, यानी कि ऐसे आंतरिक क्षेत्र में जहाँ पे कोई भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है। यानी कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कौन सा होता है, जहाँ से हम आर्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन के लिए, है ना। तो अगर कहीं पे ऐसी जगह पे कोई भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वहाँ से आपको कोई पार्सल भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा, उसके बारे में है ये। आगे हम देख लेते हैं, आगे है एप्लीकेंट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, उनको रिक्वेस्टिंग एग्ज़ाम ऑफ गुड। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेंट टू यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको या फिर भेज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर आपने आर्टिकल भेजना है तो उनके द्वारा, यानी कि सेंडर के द्वारा, जिन्हें एप्लीकेंट भी कह सकते हैं, एप्लीकेंट के द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो उनके सुपरिटेंडेंट है कस्टम ड्यूटी के, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन करने के लिए गुड्स का, जो कि हम सामान भेज रहे हैं उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए गुड्स का, पैकिंग से पहले। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपका है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वो उपलब्ध नहीं है। सुपरिटेंडेंट है वो एक डिप्यूट करेंगे एक ऑफिसर को। ठीक है दोस्तों, डेप्यूटी है ना, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। तो जो डेप्यूटेड ऑफिसर्स है, डेप्यूटेड ऑफिसर है, वो प्रोसीड करेंगे फैक्ट्री के लिए या फिर जहाँ से आप उसको आर्टिकल को भेजेंगे, आर्टिकल जहाँ पे आपका है ना, वहाँ पे वो जाएंगे। 4 कॉपीज़ ऑफ डिटेल, 4 कॉपीज़ में उस आर्टिकल की डिटेल होगी, है ना,
फॉर्म डी वगैरह सब कुछ होगा। आगे है इसमें आफ्टर सेटिस्फेक्शन, जब वो डेप्यूटेड जो ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद वो सुपरवाइजिंग पैकिंग है ना एंड सील देम, उस पैकिंग को सुपरवाइज करेंगे, पैकिंग को देखेंगे कि पैकिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है दोस्तों, और उसे सील कर दिया जाएगा। ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट साइन ओवर ऑफिशियल सील, जो ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट है यानी कि डेप्यूटेड ऑफिसर और उसके बाद सुपरिटेंडेंट साइन करेंगे उस सील पर, ठीक है दोस्तों, ऑफिस सील पर। और फिर पार्टिकुलर नोट ऑन 4 कॉपीज, जो 4 कॉपीज़ है नोट है ना, उन पे नोट की जाएगी वो उसके सारे पार्टिकुलर्स, जिसमें से कि एक कॉपी सुपरिटेंडेंट को दी जाएगी फॉर रिकॉर्ड्स के लिए कि उन्होंने एक ऐसे करके एक पार्सल भेजा है क्योंकि पार्सल का रिकॉर्ड ज़रूरी है, और 3 जो कॉपी है वो ओनर को दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये कस्टम के द्वारा होना था, जो भी ये कार्रवाई होनी थी ये कस्टम डिपार्टमेंट की थी। तो इसके बाद अगला क्या होगा, अब ओनर हैंड ओवर पार्सल टू पोस्ट मास्टर, अब जो ओनर है वो पार्सल को हैंड ओवर करेंगे पोस्ट मास्टर को, प्लस 3 कॉपीज ऑफ डी फॉर्म डी, किसके साथ, 3 कॉपीज ऑफ फॉर्म डी के साथ, जो कि हमने देखा 4 कॉपीज होती थी जिस पे सारे पर्टिकुलर्स लिखे थे, अभी हमने पीछे देखा, और कस्टम ऑफिसर के द्वारा जो डेप्यूटेड ऑफिसर थे उनके द्वारा जो वेरीफाई है, ठीक है। पोस्ट मास्टर फॉरवर्ड टू फॉरेन पीओ ऑफ एक्सचेंज, पोस्ट मास्टर अब क्या करेंगे, वो जो फॉरेन पीओ ऑफ एक्सचेंज है उसको ये भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कस्टम चेक हो चुका, कस्टम चेक होगा, फिर उसके बाद एक बार और इफ़ ओके परमिट एक्सपोर्ट है, अगर ये कस्टम चेक ओके है तो फिर एक्सपोर्ट के लिए परमिट हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ एफपीओ, जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है उसके जो सुपरिटेंडेंट है ना, जहाँ पे कि कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट मिलकर काम करता है, फॉरवर्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है दोस्तों, वो जो ओरिजिनल कॉपी है उसको कस्टम डिपार्टमेंट को ओरिजिनल कॉपी को भेज देंगे, और 2 डुप्लीकेट कॉपी, एक सेंडर को भेजी जाएगी, एक ऑफिसर को भेजी जाएगी जो फिर डेप्यूटेड थे, ठीक है। और कस्टम डिपार्टमेंट फिर सैंक्शन करेगा इसको, जो कॉपी को भेजा जाएगा वो कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा सैंक्शन की जाएगी। ये पूरी लंबी प्रक्रिया थी, इतना लंबा पूछा नहीं जाता, फिर भी हमको पढ़ना ज़रूरी है। फिर आगे है हमारा दोस्तों, हमने देखा ए जनरल, फिर हमने बी देखा इसमें एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़, अब यहाँ पे सी है इंपोर्ट फैसिलिटी और फॉर्मेलिटीज़, ठीक है दोस्तों। इंपोर्ट करते हैं अगर कोई आर्टिकल तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ है जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। तो 184 आपका यहाँ पे क्लॉज नंबर है, कस्टम एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, कस्टम परीक्षा और मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों। तो कस्टम में उसका एग्जामिनेशन और मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट उस सामान का जो आपने मंगवाया है, आपको आया है फॉरेन से आपको इनवर्ड में, है ना, ठीक है दोस्तों। ये इंपोर्ट फैसिलिटी की बात हो रही है कि इंपोर्ट का मतलब होता है यानी कि आपके पास आना, जब वो आया है कोई सामान तो उसकी मूल्य निकाला जाएगा और उस पर कितनी ड्यूटी लगनी है, यानी कि कितने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है, चार्जेस लगने हैं, वो सभी लगाए जाएंगे, उसके लिए परीक्षा और मूल्यांकन होता है। परफॉर्म्ड इन फॉरेन पीओ एंड सब फॉरेन पीओ, ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है फॉरेन पीओ और सब फॉरेन पीओ में कस्टम एंड पोस्टल डिपार्टमेंट मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा। व्हेन ड्यूटी इज़ असेस्ड, यानी कि जब ड्यूटी निकल जाएगी, ड्यूटी का मूल्यांकन हो जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा, असेसमेंट मेमो, ठीक है। तो जो मूल्यांकन मेमो होगा उसे एफपीओ से ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन ऑफिस में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी और कस्टम क्लियरेंस फीस एक्सेट्रा के साथ। इवन इफ नॉट कस्टम ड्यूटी, अगर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी उसमें, है ना, फिर भी लेटर मेल आर्टिकल्स में क्या होगा इसमें वो देख लेते हैं। जो लेटर मेल आर्टिकल्स है असेसमेंट मेमो एकम्पनीज, ठीक है दोस्तों, ओनली ड्यूटेबल आर्टिकल, जो लेटर मेल आर्टिकल्स है उसमें नहीं होगा, क्योंकि जो इंडिया में है, इंडिया में जो ड्यूटी लगती है वो सिर्फ ड्यूटेबल आर्टिकल्स पे लगती है कस्टम ड्यूटी, यानी कि हमने देखा था जिनका कोई मूल्य होता है, ठीक है, तो वो लेटर्स पे नहीं लग सकती है, पत्रों पे नहीं होगा। बाकी अगर उसमें कोई मूल्य वाली चीज़ है तो उस पर आपकी ड्यूटीज़ लगेगी, यानी कि चार्जेस लगेंगे कस्टम के। यहाँ है एवरी रजिस्टर्ड आर्टिकल,
जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं ओपन फॉर एग्जामिनेशन, उन्हें एग्जामिनेशन के लिए ओपन किया जाता है और उनकी एक असेसमेंट कॉपी यानी कि मूल्यांकन की प्रति, हिंदी में कहे तो मूल्यांकन की एक कॉपी दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है इसमें ऑल आर्टिकल सब्जेक्ट टू कस्टम ट्रीटमेंट। जितने भी आर्टिकल्स है वो सब्जेक्टेड है, वो एक ज़रूरी है उनका कस्टम ट्रीटमेंट होना। न्यू सीरियल नंबर एट एफपीओ, जो एफपीओ है उससे उनको न्यू सीरियल नंबर भी मिलता है। तो अगला है यहाँ पे 185 हमारा क्लॉज नंबर, पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। जो ड्यूटी है और डिलीवरी ऑफ आर्टिकल है उसकी पेमेंट कैसे दी जाएगी। बिफोर टेकिंग डिलीवरी एड्रेसी पेज, डिलीवरी लेने से पहले एड्रेस ही देगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पोस्टल डिपार्टमेंट पेज ड्यूटी इन एडवांस। ठीक है दोस्तों, और पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो जो पोस्टल ड्यूटी है यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होते हैं वो एडवांस में देता है पोस्टल डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट को, और बिफोर डिलीवरी के, डिलीवरी से पहले ही। और जब उसकी डिलीवरी होती है एड्रेसी को, तो एड्रेसी से वसूल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो कार्य किया जाता है। इसमें दूसरे नंबर पे इफ़ एड्रेसी हैव कंप्लेंट एट ड्यूटी, अगर एड्रेसी की कोई कंप्लेंट है ड्यूटी के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अप्लाई इन राइटिंग टू डिलीवरी ऑफ पीओ, उन्हें राइटिंग में देना होगा डिलीवरी ऑफ पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी हुई उनकी, है ना। रिटर्न फॉर रीअसेसमेंट, जो आपका आर्टिकल है उसे भेजा जाएगा वापस रीअसेसमेंट के लिए कस्टम डिपार्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, ऑल्सो टेक अप मैटर टू पोस्टल अप्रेजर, जो पोस्टल अप्रेजर होते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर होते हैं, जो कि एफएमओ या फिर सब एफएमओ यानी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके पास भी ये मैटर लिया जा सकता है। ठीक है, नॉट पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, ये डिलीवरी से पहले हो सकता है कि आपको, देखिए ये आपको समझने की बात है, ये कब होगा अगर कोई कंप्लेंट है एड्रेसी की, क्योंकि एड्रेसी को पता है उनको जब डिलीवरी लेंगे वो डिलीवरी से पहले पोस्ट ऑफिस में उनसे ड्यूटी चार्जेस लिए जाएंगे इंपोर्ट वगैरह। अगर उनको ड्यूटी के बारे में कोई शिकायत है डिलीवरी लेने से पहले, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं और ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। डिलीवरी के बाद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो अभी हमने पढ़ा। तो आगे है हमारा कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स अबाउट असेसमेंट, है ना, डेल्ट ओनली बाय कस्टम अथॉरिटीज़। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर और पोस्टल अप्रेजर। तो जो कंप्लेंट्स है अबाउट असेसमेंट ऑफ, है ना, कंप्लेंट्स अबाउट असेसमेंट, जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन किसी भी कोई मूल्यांकन क्या होता है कि अगर आपने सामान मंगवाया उसका जो मूल्यांकन है, अगर उसके बारे में आपकी कोई कंप्लेंट है तो वो आपको कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा को होगी। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर और पोस्टल अप्रेजर के पास भी हो सकती है वो कंप्लेंट कस्टम अथॉरिटीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा मूल्यांकन में अगर कोई आपको कंप्लेंट है तो किसके पास होगी, वो पोस्टल अप्रेजर या फिर प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर। आगे हमारा ऑल एफपीओ एंड एचओ। ठीक है दोस्तों, जितने भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस और हेड ऑफिस है ऑथोराइज टू इशू रिसिप्ट फॉर कस्टम ड्यूटी, वो ऑथोराइज्ड है रिसिप्ट देने के लिए कस्टम ड्यूटी की, जो कि कस्टम ड्यूटी पेड की गई है एड्रेसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑल एचओ एंड एफएचओ। अगला है हमारा एड्रेसी शुड अप्लाई, एड्रेसी को अप्लाई करना होता है उसके लिए एट टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय में, तभी उनको वो रिसिप्ट मिलेगी यानी कि पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी की। ठीक है, और विद इन 10 डेज या फिर 10 दिनों के अंदर उन्हें अप्लाई करना होता है आर्टिकल डिलीवर थ्रू एसओ, जो कि आर्टिकल डिलीवरी होनी है उनकी वो एसओ के द्वारा। एप्लीकेंट विल बी सेंट थ्रू एचओ। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन विल बी सेंट थ्रू एचओ, अगर आपकी डिलीवरी एसओ के द्वारा होनी है फिर भी आप एप्लीकेशन जो है वो एचओ के द्वारा भेज सकते हैं, यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा। डिलीवरी आपने एसओ के द्वारा लेनी है पर एप्लीकेशन आप एचओ के द्वारा भेज सकते हैं। अगला है इसमें कस्टम ड्यूटी ड्यू, अगर आपकी जो कस्टम ड्यूटी है वो ड्यू है यानी कि दे है, तो क्या मोर देन 50 रुपीज़ स्मॉल सिटीज़, या कि 50 रुपये से ज़्यादा छोटे शहरों के लिए, 100 रुपये से ज़्यादा बड़े शहरों के लिए, फिर क्या होगा, डिलीवर्ड एट विंडो ऑफ पीओ, उसे आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा आपके एड्रेस पे, वो डिलीवर होगी विंडो ऑफ पीओ के पे, ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की विंडो पे। ये हमने क्लॉज 19 में भी पढ़ा है, इसी
फॉरेन मेल वाले क्लॉजेज में, क्लॉज नंबर 19 में है ना। आगे है कस्टम ड्यूटी पेड बाय चेक। अगर आप कस्टम ड्यूटी पेड चेक से पे करते हैं, फिर क्लॉज नंबर 91 में हमने उसके बारे में देखा था कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आप वो भी देख सकते हैं एक बार। तो ये था हमारा, कौन सा क्लॉज था ये हमारा, पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स। डिलीवरी या आर्टिकल की कैसे होगी, देखा हमने किस प्रकार से डिलीवरी होगी और पेमेंट कैसे होगी उनकी। तो अगला क्लॉज है हमारा कस्टम क्लियरेंस फीस 186। वो क्या है वो देख लेते हैं। एवरी इनवर्ड आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, जितने भी इनवर्ड आर्टिकल है उनमें कस्टम क्लियरेंस फीस लगेगी। जो कस्टम क्लियरेंस फीस होती है वो भारत में सिर्फ ड्यूटेबल गुड्स पे लगती है, यानी कि ड्यूटेबल गुड्स जिनका हमने पहले भी कहा आपको, जिनका कोई मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, जिनमें कोई मूल्य लिखा होता है। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाते हैं तो उसमें मूल्य लिखा होता है कि इतने रुपए का, तो उसमें आपको कस्टम क्लियरेंस फीस लगेगी। अगर आपको कोई सिंपल लेटर आया है तो उसमें नहीं लगेगी कस्टम क्लियरेंस फीस। कलेक्टेड विद कस्टम ड्यूटी एंड अदर्स, ठीक है, इसे कस्टम ड्यूटी और अदर ड्यूज के साथ डिलीवरी के समय पे चार्ज किया जाएगा कस्टम क्लियरेंस फीस को। इन केस ऑफ अनडिलीवरेबल पार्सल, अगर आपका जो पार्सल है वो अनडिलीवरेबल हो जाता है ना, तो फीस कलेक्टिंग फ्रॉम सेंडर, जो फीस है वो कलेक्ट की जाएगी किससे, सेंडर से। बचते ही सेंडर है, क्योंकि आपने फॉरेन मेल में भेज दिया, अब पोस्ट ऑफिस ने तो ले गए, डाक शुल्क लगा, उतना जो भी उसका फीसिस है, अब आपका पार्सल जो है वो अनडिलीवर हो गया, उसमें उनकी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी, पर जो अब फीस है कस्टम क्लियरेंस की फीस यानी कि चार्जेस वगैरह, वो सभी आपको देने होंगे किसे, सेंडर को। अगला हमारा क्लॉज है 187, डॉक्यूमेंट्स फॉर कॉन्फिक्शन एंड इम्पोजिंग ऑफ फाइन। जब्ती और जुर्माना लगाने के लिए दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जब्त करने के लिए या फिर जुर्माना लगाने के लिए। सबसे पहले इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, ठीक है दोस्तों, के अंतर्गत गुड्स एक्सीडिंग सर्टेन वैल्यू या फिर लाइसेंस, इवन इफ गिफ्ट, अगर आपका गिफ्ट तक भेजा है आपने तो उसके आपको पास लाइसेंस होना चाहिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। और या फिर अगर आपका जो गुड्स है, सामान है, वो एक एक्सीडिंग या फिर वो ज़्यादा है एक सर्टेन वैल्यू से, जो सर्टेन वैल्यू तय है उससे ज़्यादा है, तो भी इन दोनों ही केसेस में आपका जो है जुर्माना लग सकता है और जब्त किए जा सकते हैं। अगला है इसमें वायोलेशन ऑफ लॉ, अगर आप कोई वायोलेशन करते हैं यानी कि कोई लॉ तोड़ते हैं तो भी आपको जुर्माना, फाइन और बिकम प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि जब वो डिटेन किया जाएगा तो वो पार्सल जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी बन सकता है, किस केस में, वायोलेशन ऑफ लॉ में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास ये थी हमारी, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा पीओ गाइड 2 का आखिरी लेक्चर होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे कल अगली क्लास में, कल या फिर जब भी आपकी अगली क्लास होती है इसकी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।